काय सांगाल की काय झालं इकडे बघा. सर, काय झालं त्याच्यापेक्षा मी सर्वप्रथम असं सांगतो की सदर मतमोजणी प्रक्रिया चालू आहे विधानसभा 143 डोंबिवली ह्या मतदान प्रक्रियेवरती आम्ही बहिष्कार टाकून आलेलो सगळी मंडळी. ही जेवढी जी मंडळी दिसत आहेत ही मंडळी आहेत ही मतमोजणी प्रक्रियेतील काउंटिंग एजंट आहेत ते. परंतु आता तिथे आम्ही निषेध केल्याचं कारण तुम्हाला सांगतो की पहिल्या राऊंडलाच टेबल नंबर 1 वरतीच पहिलीच मशीन आणि 17C मध्ये तफावत होती. आम्ही ऑब्जेक्शन घेतल्यानंतर त्यांनी आम्हाला उत्तर उडवाउडवीची दिली. आम्ही म्हटलं ठीक आहे, पुढची आपण काही मशीन बघू. 6व्या ते 7व्या राऊंडपर्यंत जवळपास 20 ते 25 जे नियंत्रण युनिट आहे ज्याच्यावरती आपण टोटल काउंट केली जाते मताची, त्याची बॅटरी पर्सेंटेज ही 99 पॉईंट समथिंग आहे, 99% समजा आहे. याच्यावरती आता आपण जर विचार केला की ती बॅटरी 20 तारखेला मशीन आपण वापरलेली आहे, तिथं मतदान झालेलं आहे. मतदान झाल्यानंतर तिचं बॅटरी पर्सेंट कमी व्हायला पाहिजे, परंतु तो बॅटरी पर्सेंट कमी झालेलं नाही आहे. आणि त्याची जर तुम्ही टक्केवारी बघितली तर एकूण ज्या काही युनिट आहेत 285 जे काही CU आहेत त्याच्यापैकी 6व्या राऊंडला जवळपास 30 ते 35 युनिटची बॅटरी डाऊन होती. म्हणजे पूर्ण ती बॅटरी 99% दाखवत होती. म्हणजे हे कुठेतरी असं आक्षेपार्ह आणि संशयित वाटतं. आम्ही तिथं संशयित म्हणून आक्षेप घेतल्यानंतर आमचे जे उमेदवार प्रतिनिधी आहेत त्यांनी अर्जसुद्धा दिले. जवळपास 15 ते 20 आम्ही लिखित अर्ज दिले, परंतु अर्जाला आम्हाला कोणतं उत्तर मिळालं नाही. आणि हे उत्तर मिळत नसल्यामुळे ह्या प्रक्रियेवरती आमचा संशय आणि संशय म्हणून आम्ही सर्व मंडळी तिथे निषेध करून आलेलो आहे बाहेर. कारण का जर तुमच्या मनानेच तुम्हाला काहीतरी करायचं असेल तर तुम्ही निर्णय द्या कोणाला द्यायचा आहे तो. मशीनमध्ये गोंधळ असतो. मशीनमध्ये गोंधळ आहे 100% म्हणजे 100% गोंधळ आहे. आणि बाहेर आल्यानंतर बाकीचे पण कुठे काही बघतोय ना तर याच्यावरती पूर्ण 100% 1001% सांगतो मशीनमध्ये गोंधळ आहे. आणि हा गोंधळ त्यांनी कुठल्या पद्धतीने केला असेल सत्तेचा पूर्णपणे उपयोग केलेला आहे हे सगळे जनता बघते. आणि हा आम्ही स्वतः आता अनुभव घेतलेला आहे. एवढ्या मशीनमध्ये एक मशीन तर डायरेक्टली मशीन नॉट इन यूज दाखवत होतं, त्यानंतरही त्यांचे अधिकारी येऊन ते परत बटणं दाबतात, परत चालू करतात. याचा अर्थ काय समजायचा आम्ही? तुम्ही अर्ज. माझं नाव प्रमोद गोपीनाथ कांबळे, मी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाचा कक्ष जिल्हा प्रसारक असून डोंबिवली येथील विभाग प्रमुख आहे. आणि सध्या मी इथं निवडणूक प्रक्रियेतील मतमोजणीतलं एजंट आहे. नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल वरघट। कल नरेंद्र नगर में 2 दिन संविधान दिवस का कार्यक्रम पार हुआ। कल संविधान दिवस है। इसके पहले हमने आपको संविधान की प्रियम्बल पढ़कर बताई थी। तो मैंने उसी वीडियो में कहा था कि मैं आपको जो संविधान में शब्द है उनका थोड़ा विस्तार से अर्थ क्या है वो बता दूं। वी द पीपल, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आम्ही भारताचे लोक, हैविंग सोlemnly resolved to constitute India and into a secure, into a sovereign। सोवरेन का अर्थ क्या है? हम पर कोई बाहरी विदेशी या मतलब सोसाइटी में एक के ऊपर एक हावी नहीं होंगे। हम जो चाहे हो अपना ले, जो चाहे ट्रेड अपना ले, कहाँ पर भी जाए स्थानांतर हो सकते हैं भारत के किसी भी राज्य में। हमें कोई अड़ा नहीं पाएगा कि आप इधर क्यों जा रहे हो, उधर क्यों जा रहे हो। वैसे हमारे देश पे विदेशी ताकत इंपोर्ट नहीं कर सकती, इम्पोज नहीं कर सकती। ये है सार्वभौम का अर्थ। हम सब कुछ है। फिर आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट यानी समाज। समाज के पास जो वेल्थ है वो एक समान होनी चाहिए। किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास बहुत ही कम है। देश के कुछ गिने चुने 10-15% लोगों के पास 70-80% लोगों की वेल्थ है और कुछ 85-90% लोगों के पास देश की 10-15% की संपत्ति इंक्लूड है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन वेल्थ का हनन है। तो ये ऐसी चीजें ना हो, सभी के पास समाज के आधार पे इक्वालिटी प्रॉपर्टी हो। फिर आता है सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष।
देश का या राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, लोगों के लिए धर्म होगा। अगर सरकार धर्म को मानती है, अगर सरकार धर्म को मानती है तो धर्म का कहीं ना कहीं इंजर्ड होता है, वो धर्म को हानि पहुंचती है अगर सरकार कोई भी धर्म को सपोर्ट करे तो। क्योंकि सरकार जो चाहे वो धर्म में इंक्लूड करे और जो चाहे धर्म से निकाल ले। तो ये सब लोगों ने सुननी चाहिए कि सरकार जो धर्म के बारे में कहती है तो या सही हो या गलत, लिमिटेड बात में सही है, पर ओवर यूज होती है तो फिर वो चाहे कोई भी धर्म रहो या धम्म रहो, वो इंजर्ड होता ही है। जैसी दिल्ली में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल हो चुकी थी, दीक्षा भूमि पर भी कभी कभार गडकरी फडणवीस आते हैं, वो हमें बुद्ध धम्म के बारे में बताते हैं। तो ये जो है सरकार हमें बुद्ध धम्म बताएंगी, तो ये वो कैसी बुद्ध धम्म बता सकते हैं हमें? मतलब जो बुद्ध धम्म बताए वो सही है, ये ऐसी बात होती है। मैं बुद्धिस्ट हूं, मुझे बुद्ध धम्म अच्छे से पता होना चाहिए। सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि सेकुलर यानी क्या होता है। फिर आता है डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र। लोक सब कुछ है, धर्मतंत्र ना बने हमारा देश, लोकतंत्र बने। राज्य के ऊपर लोकतंत्र रहे, देश के ऊपर लोकतंत्र रहे। पर हम देखते भी है और सुना भी है, लोकतंत्र शायद बचा नहीं। कोई मुझको तो कितने तो बार अलग अलग लोगों ने कहा है कि अभी ईवीएम ही हैक हो चुकी है तो लोकतंत्र इनवैलिड है, शून्यवत है। तो इससे सीधा सीधा आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है उसका आर्टिकल 30 का हनन है। सभी कानून कायदे शून्यवत हो चुके हैं। ऐसी समझ लेना भी हमें कह सकते हैं कि हम ऐसी समझ सकते हैं। लोगों की डिमांड है कि बैलॉट पेपर पर हो, सभी ना हो पर लोकसभा के तो भी बैलॉट पेपर पे चुनाव होने चाहिए, नहीं तो भी 60-70% वोटिंग होती है ना। लोकसभा के लिए कम से कम फिर राज्यसभा के विधानसभा के तो बैलॉट पेपर पे होनी चाहिए। एक जो काउंटिंग अधिकारी करता है उसने यही कहा है कि ईवीएम हैक है। हैक मतलब कैप्चर है वो। तो ऐसी ना हो पाए। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने भी लोग जो कहते हैं उसे भी ध्यान देने की कोशिश करे। ईवीएम ना हो कोई बात नहीं, कोई भी सरकार आए कोई बात नहीं, पर ईवीएम कोई कोई नहीं चाहता, उन पे भी गौर करना चाहिए। फिर आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या है? जो शासन करती जमात है वो पहले राजा का ही बेटा होता था, रानी का बेटा होता था, महाराजा का बेटा होता था, महारानी का बेटा होता था। तो जो राजा महाराजा, रानी महारानी होती थी तो उसका ही बेटा शासन करता था। अभी वैसी नहीं है, अभी लोग शासन करेंगे। कैसी शासन करेंगे? चुनाव देकर वो अपने प्रतिनिधित्व को चुनेंगे। अब ये हमारा शासन इनके तौर पर इलेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब होता है रिपब्लिक। लोगों द्वारा चुना जाएगा राजा। फिर आता है जस्टिस। जस्टिस होंगी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हक मिले। सामाजिक भी हक थोड़ा अबोलिश हो चुकी है, इकोनॉमिक राइट भी अबोलिश हो चुकी है, पॉलिटिकल राइट भी अबोलिश हो चुकी है। SC ST तो
रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में तो कम ही है। ये सोशल, ये इकोनॉमिकल को भी इंजर्ड करती है, पॉलिटिकल को भी इंजर्ड करती है। फिर आती है लिबर्टी, स्वतंत्रता होंगी। अनुच्छेद 19 से 22 तक हमें पता है राइट टू फ्रीडम है। वो फ्रीडम क्या होंगी, लिबर्टी क्या होंगी? विचारों की, ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, बिलीफ, विश्वास, फेथ, श्रद्धा और वर्शिप, उपासना। हमें इनकी लिबर्टी चाहिए। फिर आते हैं इक्विलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। और वो सभी नागरिकों को क्या दी जाएंगी? इक्वालिटी दी जाएंगी। हमें पता है आर्टिकल 60 में गवर्नमेंट जॉब के लिए बच्चे बच्ची पढ़ाई करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, उन्हें जॉब ही नहीं मिल रही है। ये आर्टिकल का हनन नहीं होना चाहिए। 60 का राइट टू इक्वालिटी का, राइट टू आर्टिकल 15 का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। फिर आती है फ्रैटर्निटी, बंधुत्व। ये बहुत अहम है। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो गरिमा है व्यक्तियों की, वो यूनिटी रहेंगी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। जो बंधुता है हमारे देश की, वो राष्ट्र को बनाएंगी एकता और एकात्मता के लिए। यहाँ पे तो धर्म के नाम पे बट रहे हैं, रिलीजियस नाम पे वोट दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो हमारा राष्ट्र है वो धर्म तंत्र की ओर बढ़ रहा है। धर्मतंत्र की ओर ना बढ़े, लोकतंत्र की ओर बढ़े, रिपब्लिक की ओर बढ़े। और फिर एंडिंग में है, इन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली in this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। हमने अडॉप्ट कर लिया है, स्वीकार किया है, कानून अधिनियम बनाकर इस संविधान को भारत के लोगों ने स्वीकार बनाया है। और वो 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा जो हमारी सरकार थी उन्हें दे चुके थे हम। तो ये भारत का जो संविधान है उसकी प्रियम्बल की थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन थी। और जो नरेंद्र नगर में जो कार्यक्रम हुआ संविधान दिवस का, तो दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया। तो उनका कहना था कि जो सरकारी जॉब्स है वो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही चले गए। रेलवेज के मतलब ABCD ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही चल रहे हैं, ये जॉब है ही नहीं, सरकारी जॉब है ही नहीं और लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी उनका कहना है। एजुकेशन बढ़ा ली है, जिस चॉइस को आप तुम्हारे बच्चे स्कूल में कॉलेज में भेजते हो तो उनकी फीस इतनी है कि फीस देख के ही आदमी पिछड़ जाता है। तो लड़का कैसे क्या पढ़ पाएगा? और लड़के ने पढ़ाई छोड़ दी है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है आपने उसके दिमाग पर ही वार कर दिया है। और अगर दिमाग पे वार कर दिया है, वो पढ़ा नहीं, तो फिर वो हो जाता है, ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, उसको सच झूठ तो समझता ही नहीं है। और राजेंद्र पाल गौतम प्रसाद जी ने एक बात कही थी कि जो ये है बैंकों का नेशनलाइजेशन हो चुकी थी, LIC का नेशनलाइजेशन हो चुकी थी, कोल का नेशनलाइजेशन हो चुकी थी, तब इंदिरा गांधी ने की थी। तो तब की थी तो अब क्यों नहीं हो सकती है? जो शिक्षा है और नेशनलाइजेशन क्यों ना हो जाए?
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है देश के लिए कि जो शिक्षा है वो नेशनलाइज हो जाए, सबके लिए फ्री हो जाए। अगर रईसों का बच्चा भी पूरी एजुकेशन ले सकता है तो गरीब का भी बच्चा उसमें जाके एजुकेशन लेने का हकदार हो। ये भी सरकार ने एक डिसीजन लेती है तो अपने आप में बहुत विश्वसनीय होती है और होंगी भी। तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि जो शिक्षा है वो फ्री कर दे, भलाई हो कुछ किया ना किया तो चलेगा। तो आज के लिए इतना ही।